हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं जिस चैप्टर को अगर आप समझ गए, अगर इस टॉपिक को आप समझ गए तो अकाउंट में आपको मास्टरी हासिल हो जाएगी, आप अकाउंट के बॉस बन जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे हमारा जो बेसिक चैप्टर है 11th अकाउंटेंसी में जनरल एंट्री का, पंजी प्रविष्टि। जनरल एंट्री का नियम अगर जो बच्चा जान गया तो उसको कॉमर्स के फील्ड में कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ना केवल 11th के लिए बल्कि पूरे कॉमर्स की स्टूडेंट के लिए, चाहे वो 11th में हो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, फाइनल में हो, किसी भी में हो, सबके लिए ये कंपलसरी जानने वाली बात। तो आज एक प्रश्न के माध्यम से प्रश्न को सॉल्व करते हुए मैं आपको तीनों खातों के, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, व्यक्तिगत, वास्तविक और अवास्तविक, तीनों खातों के नियम को एकदम ही सरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे डेबिट क्रेडिट का नियम नहीं आता। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक प्रश्न है, मुद्रित के रोजनामचे में निम्न लेन देनों की प्रविष्टि कीजिए। एक व्यापारी है जिसका नाम मुद्रित है, उसका रोजनामचा मतलब जनरल एंट्री करनी हमको, उसका जो जर्नल बनता है उस जर्नल में हमको एंट्री करनी। 2015 1 जनवरी 1,75,000 रुपए रोकड़ और 1 लाख रुपए के भवन से व्यापार प्रारंभ किया। दूसरा, 2 जनवरी नगद माल खरीदा 75,000 रुपए। जनवरी 3 रमेश को माल बेचा 30,000 रुपए। 4 जनवरी मजदूरी का भुगतान किया 500 रुपए। 6 जनवरी नगद माल बेचा 10,000 रुपए। 10 जनवरी व्यापार व्ययों का भुगतान किया 700 रुपए। 12 जनवरी रमेश से नगद प्राप्त किया 29,500, बट्टा दिया 500 रुपए। जनवरी 14 सुधीर से माल खरीदा 27,000 रुपए। 18 जनवरी माल की ढुलाई दी 1,000 रुपए। 20 जनवरी व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली 5,000 रुपए। 22 जनवरी घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली 2,000 रुपए। 25 जनवरी सुधीर को भुगतान किया 26,700 रुपए, बट्टा मिला 300 रुपए। तो ये पूरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं जनरल एंट्री के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जनरल एंट्री का अपन एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं, जिसका पहला कॉलम होता है डेट का, सेकंड होता है पर्टिकुलर विवरण का, तीसरा होता है खाता पृष्ठ संख्या और राशि अमाउंट लिखने के 2 कॉलम होते हैं, डेबिट के और क्रेडिट के, राशि डेबिट, राशि क्रेडिट। सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में डेट में सबसे ऊपर हम लिखते हैं जिस ईयर का हम बना रहे हैं। तो सबसे पहला लाइन जो होगा उसमें आप दिनांक वाले लाइन में लिखेंगे 2015 और उसके बाद आपका विवरण और राशि, ये सारा लाइन, वो वाला लाइन छूट जाएगा। उसके फिर नीचे पहली तारीख जनवरी 1, देखिए हुआ क्या था, जनवरी 1 को 1,75,000 रुपए रोकड़ और 1 लाख रुपए के भवन से व्यापार प्रारंभ किया। जनरल एंट्री करते समय आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना है वो ये है कि इस सौदे से, इस ट्रांजैक्शन से कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। तो जब वो रोकड़ से और भवन से व्यापार प्रारंभ करेगा, भवन से व्यापार प्रारंभ करेगा मतलब अपनी बिल्डिंग को ले जाके कहीं शिफ्ट नहीं कर रहा है ना, व्यापार में घुसा नहीं रहा है, समझिएगा। उसके पास जो भवन है उसी भवन में वो अपना व्यापार शुरू कर रहा है, अलग से किसी किराए के मकान में या खरीद कर बिल्डिंग वो व्यापार नहीं शुरू कर रहा है। जो बिल्डिंग उसका अपना पर्सनल यूज है, उसी पर्सनल यूज को वो व्यापार के लिए यूज में ला रहा है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से खाते प्रभावित हुए। एक खाता कैश अकाउंट, रोकड़ खाता क्योंकि पैसा दे रहा है। दूसरा वो बिल्डिंग का अकाउंट, जो बिल्डिंग वो व्यापार में यूज करने जा रहा है। और तीसरा कैपिटल, पूंजी, क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों ही उसके लिए कैपिटल के रूप में यूज होंगी, पूंजी के रूप में यूज होंगी। जरूरी नहीं है कि पूंजी का मतलब कैश ही हो, रोकड़ ही हो। रोकड़, संपत्ति, वस्तु, जिसका भी वो यूज कर रहा है अपने व्यापार को शुरू करने में, वो सारे के सारे संसाधन उसकी पूंजी। तो यहां पर देखिए 3 खाते समझ में आए है ना, कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब ये देखना है कि कैश अकाउंट किस प्रकार का खाता है। तो कैश अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। बिल्डिंग किस टाइप का खाता है, बिल्डिंग भी रियल अकाउंट है, वास्तविक खाता है। और कैपिटल, पूंजी, पूंजी कैसा खाता है, तो पूंजी पर्सनल अकाउंट में आता है, व्यक्तिगत खाते में आता है। ये मालिक का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पहले भी आपको बताए थे, अब फिर से बता रहे हैं कि मालिक के नाम से उसकी पुस्तकों में कोई खाते नहीं खोले जाते। जब वो पैसा देता है तो कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री होती है और जब वो पैसा निकालता है तो आहरण खाते में उसकी एंट्री करते हैं। तो अब देखिए हमको 2 खाते पता चल गए, 2 खाते रियल हैं और एक खाता कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब इसका डेबिट क्रेडिट करने का नियम क्या कहता है। वास्तविक खाते में डेबिट क्रेडिट करने का नियम ये कहता है कि जो जो वस्तुएं व्यापार में आ रही हैं उन सबके खाते डेबिट होंगे और जो वस्तु व्यापार से बाहर निकल रही है वो क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए रोकड़ और भवन व्यापार में लगाया जा रहा है,
यूज के लिए लाया जा रहा है, तो दोनों के खाते डेबिट हुए। रोकड़ खाता डेबिट, भवन खाता डेबिट, और व्यक्तिगत खाता है कैपिटल अकाउंट। व्यक्तिगत खाते का नियम ये कहता है कि पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। अब यहाँ पे कैपिटल मतलब मालिक का खाता। मालिक क्या है? इन दोनों चीजों को देने वाला है व्यापार को। व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है, दोनों का जो अस्तित्व होता है वो अलग अलग होता है, दोनों की पर्सनालिटी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। तो व्यापारी क्या कर रहा है? दे रहा है, देने वाला है, तो व्यापारी का खाता क्रेडिट होगा, मतलब पूंजी खाता क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या हो गई? देखिए, रोकड़ खाता डेबिट 1,75,000 रुपए डेबिट हो रहा है, तो डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। भवन खाता डेबिट 1,00,000 रुपए, ये भी डेबिट हुआ, तो ये भी डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। पूंजी खाता से, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डेबिट होता है वो पहले लिखाता है, क्रेडिट होने वाला खाता उसके नीचे लिखाता है, और कुछ गैप करके उस पैराग्राफ में, उस पेज में, उस लाइन में कुछ गैप करके क्रेडिट वाले खाते का नाम लिखते हैं। और इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखाएगा। तो जो राशि का क्रेडिट का कॉलम बनाए हैं वहां दोनों को जोड़कर टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 2,75,000 रुपए। तो 2,75,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। और ब्रैकेट में इसका नरेशन लिखाता है, व्याख्या कि ये जनरल एंट्री क्यों की गई। तो ये जनरल एंट्री की गई है क्योंकि व्यापारी ने रोकड़ और भवन से व्यापार प्रारंभ किया, तो वो लिख देंगे। फिर जनवरी 2, दूसरे तारीख को क्या हुआ? दूसरे तारीख को नगद माल खरीदा। ठीक है, अब यहाँ फिर दो खाते, आप खोजिए कौन कौन से दो खाते। एक माल का खाता जो हम खरीद रहे हैं, जो वास्तविक खाता है, और दूसरा रोकड़ खाता, ये भी वास्तविक खाता है। व्यापार में जो चीजें वास्तव में हैं, जो रियल हैं, वो वास्तविक खाते में आता है। तो माल है, रोकड़ है, ये रियल चीजें हैं, हम देख रहे हैं, छू रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें रियल हैं, वास्तविकता में होती हैं, नाम मात्र का नहीं है, अवास्तविक चीजें नहीं है। तो अब इसके लिए वही नियम लगेगा जो वास्तविक खाते का नियम है। जो वस्तु आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। अब माल खरीदोगे, समझना, अब माल खरीदोगे तो क्या होगा? मिलेगा ना, मिलेगा तो जो चीज आ रही है वो डेबिट होगी, और बदले में पैसे देने पड़ेंगे, पेमेंट करना पड़ेगा, तो पैसा जाएगा। तो अब यहाँ पे माल खाता ना लिखकर हम खरीदेंगे तो क्रय खाता लिखेंगे, बेचेंगे तो विक्रय खाता लिखेंगे। खरीद रहे हैं तो क्रय खाता डेबिट होगा, क्योंकि वस्तु आ रही है इसलिए क्रय का खाता डेबिट होगा। क्रय खाता डेबिट 75,000 रुपए। और रोकड़ हम देंगे तो जो पैसा है हमारे पास, जो पूंजी अभी व्यापारी ने लगाया, उसमें से अब पैसे कम हो गए। 1,75,000 रुपए देखिए ऊपर में जनरल एंट्री किए थे। अब उसी में से 75,000 रुपए उसने माल खरीदने में लगा दिया, तो 75,000 रुपए क्या हो गए? कम हो गए। जब आया था तो 1,75,000 रुपए डेबिट हुआ था, अब भुगतान कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो यही रोकड़ क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट 3 तारीख, रमेश को माल बेचा। अब देखिए, रमेश को माल बेचा, यहां पर कहीं भी कैश या रोकड़ शब्द नहीं है, नगद शब्द नहीं है, और आदमी का नाम दिया है जिसको माल बेचा। आप सोचिए, अगर आप दुकान जाते हैं, कहीं भी किसी अनजान शहर में जाएं या अपने गली मोहल्ले में जाएं और सामान खरीदते हैं और बदले में पैसे दे देते हैं, तो व्यापारी आपका नाम लिख के उसको नोट नहीं करता है क्या? नहीं करता। वो आपको सामान देगा और टाटा बाय बाय, पैसा लिया, सामान दिया, काम खत्म। हाँ, उसके पास पर्याप्त टाइम है, फोकट में बैठा है तो आपसे गपशप कर लेगा, नहीं तो वो आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा। लेकिन अगर आप पैसे ना दें और सामान खरीद रहे हैं, मतलब उधार खरीद रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आपका नाम पूछेगा। तो यही चीज आप ध्यान रखेंगे हमेशा कि अगर व्यक्ति का नाम दिया है, ठीक है, जिस व्यक्ति के साथ हम लेन देन कर रहे हैं उस व्यक्ति का अगर नाम दिया है और नगद शब्द, रोकड़ शब्द नहीं है, तो वो उधार है। तो अब यहाँ 2 खाते, एक रमेश जो पाने वाला है, व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है कि पाने वाला डेबिट होता है, तो पाने वाला रमेश है, रमेश डेबिट। और माल बेच रहा है तो वस्तु व्यापार से निकल जाएगी, बाहर चली जाएगी, कमी आ जाएगी उसमें, और बेचते हैं तो उसको हम विक्रय कहते हैं। तो विक्रय खाता से रमेश डेबिट, विक्रय खाता से। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि रमेश डेबिट कह रहे हैं, रमेश खाता नहीं कह रहे हैं। व्यक्ति के नाम के साथ खाता शब्द यूज नहीं करना है। रमेश खाता डेबिट नहीं होगा, रमेश डेबिट विक्रय खाता से। और कोष्टक में लिखेंगे उधार माल बेचा, अमाउंट है 30,000 रुपए, दोनों तरफ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट में। जनवरी 4, मजदूरी का भुगतान किया 500 रुपए। अब देखो, मजदूरी क्या है? कोई सामान है, कोई वस्तु है, कोई चीज है? कुछ नहीं है। मजदूरी कोई चीज है क्या? हमने मजदूरी दिया मतलब हम किसी व्यक्ति के हाथ में कोई सामान दे रहे हैं क्या? मजदूरी नामक कोई फल है, कोई फ्रूट है, कोई सब्जी है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये नाम मात्र की चीज है, वास्तव में नहीं है, नाम मात्र के लिए है। तो ये क्या है?
अवास्तविक खाते का उदाहरण है। खाते 3 प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत जो व्यक्तियों से संबंधित होते हैं, वास्तविक जो चीजें वास्तव में व्यापार में हैं, टेबल कुर्सी मोटर गाड़ी फर्नीचर, और अवास्तविक। अवास्तविक मतलब जो वास्तव में है नहीं, केवल हम उसको नाम मात्र के लिए मान लेते हैं, जैसे लाभ हानि आय व्यय, ये कोई चीजें नहीं है, कोई सामान नहीं होता है इस नाम से। किराया मतलब कोई वस्तु नहीं है, कमीशन मतलब कुछ सामान नहीं है। किराया में भी पैसा है, वेतन में भी पैसा है, कमीशन में भी पैसा है, मजदूरी में भी पैसा है। वही पैसा जब मजदूर को देते हैं तो मजदूरी बन जाता है, क्लर्क को देते हैं तो वेतन बन जाता है, और किसी भ्रष्टाचारी को देते हैं तो घूस बन जाता है, रिश्वत बन जाता है। पैसा तो वही है पर अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये नाम मात्र के खाते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, अब नाम मात्र के खाते का नियम क्या है कि समस्त व्यय और हानि डेबिट होते हैं, समस्त व्यय और हानि डेबिट होते हैं, आय और लाभ क्रेडिट होते हैं। मजदूरी क्या है, मजदूरी व्यापारी के लिए व्यय है, खर्च है, खर्च के खाते डेबिट होंगे तो मजदूरी खाता डेबिट, और बदले में क्या देंगे, पैसा देंगे, तो पैसे में कमी आएगी। जब भी पैसा कम होगा व्यापार का तो रोकड़ खाता क्रेडिट करना, तो मजदूरी खाता डेबिट, रोकड़ खाता से कोष्टक में लिखोगे मजदूरी का भुगतान किया। जनवरी 6 जनवरी को देखो क्या हुआ, 6 जनवरी को नगद माल बेचा। अब पैसा कमाने की बारी आ गई, अभी तक तो खर्चे हो रहे थे, अब पैसा कमा लिया जाए। पैसा कमाएंगे, नगद माल बेचे हैं, फिर 2 खाते, क्या होगा, पहली घटना ये घटेगी कि पैसे मिलेंगे, खुशी की बात है, खुशी की बात है ना, पैसा मिल रहा है तो रोकड़ आ रहा है व्यापार में, और रोकड़ वास्तविक खाता है, आता है तो डेबिट होता है, तो रोकड़ आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता डेबिट। माल बेचे हैं, माल बेचेंगे तो विक्रय खाता आंख बंद करके क्रेडिट कर देना, चाहे नगद बेचो या उधार बेचो। माल बेचोगे तो विक्रय खाते को क्रेडिट करना, खरीदोगे तो क्रय खाते को डेबिट करना। यहाँ बेच रहे हैं इसलिए विक्रय खाता से 10,000 रुपये डेबिट में भी, 10,000 रुपये क्रेडिट में भी। कोष्टक में लिखेंगे नगद माल बेचा। चूंकि ये नगद है इसलिए देखो यहाँ किसी व्यक्ति के नाम की जरूरत नहीं है, है ना, रोकड़ खाता सीधे डेबिट हो गया। जनवरी 10 व्यापारिक व्यय का भुगतान, मतलब व्यापार में बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। अब उन सारे खर्चों के लिए हम अलग अलग खाते नहीं खोलते हैं, उसको हम क्या कह देते हैं, व्यापारिक व्यय खाता कह देते हैं। व्यय के खाते डेबिट होते हैं। अभी जैसे कुछ देर पहले ही मैं बताया कि जितने भी व्यय के खाते होते हैं वो सब क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो यहाँ व्यय का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। व्यय का खाता डेबिट होगा और बदले में क्या देंगे, क्या भुगतान किए, पैसे दिए, तो रोकड़ खाता से व्यापारिक व्यय खाता डेबिट, रोकड़ खाता से 700 रुपए है, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। कोष्टक में लिखोगे व्यापारिक व्ययों का भुगतान। समझ गए, खर्चा है, खर्च के खाते डेबिट होते हैं, और खर्च होता है तो पैसा कम होता है, पैसा कम होता है तो रोकड़ खाते को क्रेडिट करोगे। क्लियर हो गया। फिर जनवरी 12, ये ध्यान से देख, जनवरी 12 क्या हुआ, जनवरी 12 को रमेश से नगद प्राप्त किया 29,500 रुपए, और उसको बट्टा दिया 500 रुपए। बट्टा मतलब डिस्काउंट, कटौती, छूट। देखो ऊपर देखो, रमेश को कितने का माल बेचे थे, रमेश को माल बेचे थे 30,000 रुपए का, और अब उससे कितना मिल रहा है, अब उससे मिल रहा है 29,500 रुपए। मिलना कितना था, 30,000 रुपए। 500 रुपए हमने उसे छूट दी, डिस्काउंट दे दिया कि भैया तुम 500 रुपए कम देना लेकिन पैसा तो दे दो। समझ रहे हो ना, जब पैसा नकदी मिलता है तो व्यापारी कैश डिस्काउंट देता है जल्दी पैसा पाने के लिए, वो ग्राहक को लालच देता है कि जल्दी पैसा दोगे तो कम दे देना चलेगा। तो इसी तरह से उसने रमेश को कैश डिस्काउंट दिया, तो पैसे कितने मिले, पैसे मिले 29,500 रुपए। रमेश से लेना कितना था, 30,000 रुपए। रमेश देने वाला है तो रमेश देने वाला है, देने वाले का खाता क्रेडिट होता है तो रमेश तो क्रेडिट होगा। कितने से क्रेडिट होगा, तो रमेश क्रेडिट होगा 30,000 रुपए से। 30,000 से क्यों क्रेडिट होगा, दे तो 29,500 रुपए रहा है। सोचो रमेश 30,000 रुपए से क्रेडिट क्यों होगा जबकि वो दे रहा है 29,500 रुपए। जब हमने रमेश को माल बेचा तो रमेश के खाते को हमने डेबिट किया। रमेश का खाता खोलेंगे तो रमेश के खाते के डेबिट साइड हम कितना दिखाएंगे, 30,000 रुपया उधार माल बेचा। ठीक, अब वो दे रहा है 29,500। अगर 29,500 लिख के रमेश के खाते को छोड़ दें तो आज से 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद जब रमेश का खाता फिर से हम देखेंगे तो हमको ये लगेगा कि भैया ये आदमी तो 30,000 का माल खरीदा था और पैसा दिया 29,500, मतलब इससे 500 रुपए और लेना है। और हम मोबाइल निकाल के कर देंगे उसको तगादा कि भैया तुम्हारा 500 रुपए बाकी है। फिर क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा झगड़ा। क्यों, क्योंकि रमेश कहेगा मैं तो पूरा पैसा दे दिया था और 500 रुपए तो तुमने मुझे छूट दी थी, डिस्काउंट दिया। लेकिन क्योंकि हमारी पुस्तक में डेबिट साइड में 30,000 दिखा रहा है रमेश और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 29,500, तो यहाँ पे हो जाएगा लफड़ा, और लफड़ा होके हो जाएगा झगड़ा। तो इसलिए क्या करेंगे, जो 500 रुपए की डिस्काउंट हम उसे दे रहे हैं उसका भी हमको एंट्री
करना पड़ेगा, उसको भी लिखना पड़ेगा। और उसको लिखेंगे कैसे? तो वो बट्टा हमारे लिए क्या है? वो बट्टा हमारे लिए हानि है, क्योंकि 500 रुपए हमको कम मिल रहा है। 30,000 की जगह 29,500 रुपए ही मिले, 500 कम मिले तो हानि हुई। हानि के खाते डेबिट होते हैं, तो जनरल एंट्री होगी रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट रमेश से। ठीक है, रमेश से रोकड़ प्राप्त और बट्टा दिया। ये इसका नरेशन हो जाएगा, कोष्टक में लिखोगे। समझ गए? चलो आगे देखते हैं। जनवरी 14 सुधीर से माल खरीदा। क्लियर है? माल खरीदे हैं। क्रय खाता डेबिट होता है जब माल खरीदते हैं। वास्तविक खाता है, वस्तु आ रही है, खरीदेंगे तो वस्तु मिलती है। क्रय खाता डेबिट। किससे खरीदे? सुधीर से। सुधीर क्या है? व्यक्तिगत खाता, और यहाँ पर सुधीर देने वाला है, तो देने वाले के खाते को क्रेडिट करते हैं। सुधीर से माल खरीदेंगे तो सुधीर देगा ना, सुधीर देगा तो सुधीर का खाता क्रेडिट होगा। क्रय खाता डेबिट सुधीर से। सुधीर खाता से नहीं, नाम के साथ, व्यक्ति के नाम के साथ खाता शब्द नहीं लिखा जाता। उधार माल खरीदा, कोष्टक में लिखेंगे, कंप्लीट हो गया ये भी। फिर 18 जनवरी माल की ढुलाई दी, मतलब माल को लाने में जो भी भाड़ा लगा है ना, वो खर्चा हुआ। खर्चा है, खर्च के खाते डेबिट होते हैं। अवास्तविक खाता है, जो भी खर्च है, हानि है, वो अवास्तविक खाता होता है, नाम मात्र का, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का नियम है कि व्यय और हानि डेबिट होते हैं। तो ढुलाई क्या है? व्यय है, खर्च है, डेबिट होगा। और ढुलाई के रूप में हम क्या देंगे? जो भाड़ा दे रहे हैं वो क्या है? पैसा है, तो रोकड़ खाता से, क्योंकि पैसे में कमी आएगी। जब भी पैसा कम होगा तो पैसे के खाते को, मतलब रोकड़ खाते को, कैश अकाउंट को क्रेडिट करोगे। 1,000 रुपए डेबिट में भी क्रेडिट में भी सेम अमाउंट लिखना है आपको, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ऊपर भी देखिए 29,500 और 500, 30,000 रुपए डेबिट में आया, क्रेडिट में भी 30,000 रुपए हमने रमेश से लिखा था, तो सेम अमाउंट दोनों साइड लिखा जाता है। जनवरी 20 व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। पैसे निकाले हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने घर के काम के लिए, निजी यूज के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया? जब मालिक पैसा देता है तो वो पूंजी कहलाता है, और वही पैसा जब मालिक निकालता है तो वो आहरण कहलाता है। ये दोनों ही, पूंजी खाता भी और आहरण खाता भी, ये दोनों क्या है? व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको खातों का वर्गीकरण नहीं मालूम कि कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा वास्तविक, कौन सा वास्तविक, तो इसके लिए एक वीडियो बना हुआ है, प्रॉपर वीडियो। उस वीडियो में जाकर आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि खातों को कैसे पहचाने कि कौन सा व्यक्तिगत है, कौन सा वास्तविक और कौन सा अवास्तविक। आहरण खाता व्यक्तिगत खाता है। अब आप बोलोगे इसमें तो आदमी है ही नहीं। आदमी है, मालिक है, मालिक का खाता नहीं खोलते हैं, इसीलिए आहरण खाता खोलते हैं। तो आहरण खाता डेबिट, और क्या निकाला? रोकड़ निकाला है, पैसा निकाला है, तो पैसे में कमी आएगी। जब भी पैसा कम होगा रोकड़ खाते को क्रेडिट करोगे। रोकड़ खाता सी 5,000 रुपए व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाला। अब जनवरी 22 घरेलू उपयोग के लिए वस्तुएं ली। वो जिस भी प्रकार का व्यापार कर रहा है, हो सकता है राशन सामान हो सकता है कपड़े का दुकान हो सकता है लोहे का दुकान हो, किसी भी प्रकार का दुकान है, किसी भी प्रकार का व्यापार है, उसका वस्तु अगर मालिक यूज कर रहा है, व्यापार की वस्तु को अगर मालिक यूज कर रहा है, तो वो भी मालिक का आहरण कहलाता है, ड्राविंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आहरण खाता तो डेबिट होगा, जैसे अभी इससे पहले बताए थे, क्योंकि मालिक पाने वाला है, मालिक पा रहा है, पाने वाले के खाते को डेबिट करते हैं, इसलिए आहरण खाता डेबिट होगा 2,000 रुपया। क्रय खाता सी, क्रय खाता क्यों? क्योंकि जो वस्तु हम खरीदे थे उसमें कमी आएगी। जब मालिक निकाल लेगा तो पहले जितना खरीदे थे उतनी वस्तु तो अब बचेगी नहीं, वो कम हो जाएगा। तो क्या हो गया? क्रय खाता जब खरीदे थे तो डेबिट किए थे, अब उसी में से कमी आ रही है। बेच तो नहीं रहे हैं, बेचे तो नहीं है, लेकिन कम हो रहा है। तो जब भी किसी भी कारण से, चाहे मालिक के निकालने के कारण, चाहे दान में देने के कारण, चाहे सैंपल के रूप में बांटने के कारण, चाहे आग लग जाने के कारण, किसी भी कारण से अगर वस्तु कम हो जाए बिना बेचे, बेचने पे कम हो तो विक्रय, लेकिन बिना बेचे अगर वस्तु कम हो जाए तो उसके लिए क्रय खाता क्रेडिट होता है। क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ फिर हो जाएगा व्यक्तिगत प्रयोग के लिए माल निकाला। पहले रोकड़ निकाला था 20 तारीख को, अब यहाँ पर व्यक्तिगत प्रयोग के लिए क्या निकाला? माल निकाला। ठीक है, फिर जनवरी 25 लास्ट सुधीर को भुगतान किया, बट्टा मिला। अब यहाँ देखो सुधीर का खाता व्यक्तिगत खाता, सुधीर को माल बेचा, पाने वाला सुधीर है तो सुधीर डेबिट, सुधीर पाने वाला है, सुधीर डेबिट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, लास्ट बार बोल रहा हूँ, अब नहीं बोलूंगा। व्यक्ति के नाम के साथ खाता शब्द नहीं लिखा जाता। सुधीर डेबिट 27,000 रुपए। अब फिर कहोगे कि सर 26,700 रुपए तो दिए, 27,000 क्यों लिख रहे हैं? तो वही कहानी जो रमेश के साथ थी, क्योंकि जब हमने सुधीर को
माल सुधीर से माल खरीदा था तो सुधीर के खाते को क्रेडिट किया था। ऊपर जनरल एंट्री में देखो, सुधीर के खाते को क्रेडिट किए थे 27,000 रुपए से। अब उसको जब पेमेंट करेंगे, अब पेमेंट करेंगे इसका मतलब है कि और अब उसको पैसा नहीं देना है, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तो 27,000 उसके अपोजिट साइड भी लिखेंगे तभी बराबर आएगा, और खाता जब दोनों साइड बराबर आता है तो बंद हो जाता है। तो पैसे दिए 26,700 तो रोकड़ खाता से लिखेंगे, क्योंकि पैसे में कमी आएगी, पैसा किसी को दोगे तो पैसा क्या होगा, कम होगा। तो रोकड़ खाता से 26,700, और यहां पर बट्टा क्या हुआ, मिला, बट्टा मिला। तो बट्टा मिला है तो बट्टा मिला तो क्या है, बट्टा अवास्तविक खाता है। इनकम हो रही है, आय, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अपने को 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ क्योंकि उतना पैसा कम देना पड़ा, तो बट्टा खाता क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट के खाते क्रेडिट होते हैं और लॉस के खाते डेबिट होते हैं। तो बट्टा मिला है, आय है, इनकम है, इसलिए क्रेडिट करेंगे। समझ गए? पूरी जनरल एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, नीचे लाइन खींच के योग करेंगे और दोनों तरफ का डेबिट का और क्रेडिट का टोटल करेंगे। दोनों का टोटल सेम आना चाहिए, क्योंकि सेम एंट्री हुई है, एक डेबिट के लिए दूसरा क्रेडिट हुआ ही है। ऐसा नहीं कि कोई भी खाता केवल एक साइड डेबिट में ही इफेक्टिव हुआ हो, प्रभावित हुआ, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। तो दोनों तरफ का अमाउंट सेम आएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लेन देन होते हैं जनरल एंट्री में, अलग अलग जगह अलग अलग कुछ कमी या वृद्धि सवालों में हो सकती है। कॉन्सेप्ट याद रखिए, डेबिट क्रेडिट करने का नियम याद रखिए, तो आपसे हर सवाल बन जाएगा। खाते को पहचानिए कि वो वास्तविक है, अवास्तविक है या नाम मात्र का। ये तीन ही प्रकार के खाते होते हैं। तीनों के नियम को याद रखिए और उसके बाद आंख बंद करके जनरल एंट्री कर दी। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि आपके मन में कहां पर क्या डाउट है, क्या चीज समझ में नहीं आया। और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।